अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, इट इज द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। का मतलब हुआ कि आपके पास कंफर्म्ड आंसर नहीं है कि वो हीट इवॉल्व ही है, वो हीट एब्जॉर्ब्ड भी हो सकती है। का मतलब साफ हो गया कि आप अपनी मर्जी से किसी की हीट ऑफ फॉर्मेशन का साइन नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? प्रोवाइडेड वो उस कैटेगरी में ना पड़ती हो जो आपने पढ़ा है कि हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज हीट इवॉल्व्ड। तो हो सकता है किसी ए की हीट ऑफ कंबशन सी की हीट ऑफ फॉर्मेशन हो। कैसे, मैं सामने प्रूव कर रहा हूं। बट अगर किसी रिएक्शन के बारे में आपको पता नहीं है कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो आप अपनी तरफ से कोई साइन नहीं लिख सकते। दूसरी बात आपने कहा कि भाई अगर ये एंथैल्पी 298 केल्विन पे है, 1 बार प्रेशर पर है, तो इसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये जो नॉट ऊपर लगा होता है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, पहली बात आपने कहा कि ये इंटेंसिव है, और इसलिए आपको पता है कि आप किसी की भी फॉर्मेशन लिखो पर वैल्यू के साथ किलो जूल पर मोल लिखा हुआ होना चाहिए। बात नंबर 2, आपने कहा कि किसी को फॉर्म करने के लिए ईदर यू विल टेक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यस नो, और हेटेरो और एलिमेंट्री फॉर्म। किसी ने पूछा क्यों? द आंसर इज हियर कि उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, मतलब उनको फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कार्बन के केस में यहां देखें, अपनी एनसीईआरटी को देखें, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज 0। मीन्स कार्बन ग्रेफाइट को बनाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट में एज इट इज एग्जिस्ट करती है। पर क्या आप डायमंड ले सकते थे? नहीं, क्योंकि कार्बन डायमंड को बनाने के लिए हीट की जरूरत है। का मतलब हुआ कि हम ऐसा रिएक्टेंट लेंगे कि जिस रिएक्टेंट की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो। इसलिए हमने कार्बन ग्रेफाइट लेना है। हमने कार्बन डायमंड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टेंट नहीं होना चाहिए जब आपने उसकी फॉर्मेशन लिखी। इज इट ओके? हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस। हम बात कर रहे हैं इस टाइम हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। अब इसके बाद, या इसको अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको समझाता हूं, शायद उस एग्जाम्पल से आप समझ जाएं। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं
तो हमें ऐसे रिएक्टेंट लेने हैं जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हो, मतलब जिनको फॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। हुआ यूं कि मेरे पड़ोस के भाई साहब आ गए कि यार आप वहाँ भी कोचिंग देते हो, मेरा बच्चा उसके लिए 1 घंटा स्पेयर कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, हम लेट आते हैं, बिजी होते हैं, मैं अपने एक स्टूडेंट को भेज दूंगा, ही विल हेल्प यू आउट। अब वो मेरा स्टूडेंट पहले मेरे पास आता, फिर बोलता कि सर आज पढ़ाना क्या है, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा, फिर वो उस बंदे को पढ़ाएगा, तो मैं खुद ही ना पढ़ा देता उसको। का मतलब जो आपने रिएक्टेंट फॉर्मेशन के लिए यूज किए हैं, वो रिएक्टेंट को फॉर्म करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि भाई वो जाएगा उसको पढ़ा देगा, अब उसको मैं पढ़ा रहा हूं, फिर वो पढ़ा रहा है। का मतलब आपने कार्बन डायमंड किसी का हाइड्रोकार्बन की प्रेपरेशन में ले लिया। अब पहले तो आप कार्बन डायमंड को फॉर्मेशन के लिए इतनी हीट दोगे, तब वो किसी दूसरे को फॉर्म करेगा। इसलिए कहा गया कि कोई भी रिएक्टेंट जब आप फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाओगे, या तो वो होमोएटॉमिक होना चाहिए या वो एलिमेंट्री फॉर्म में, वो एलिमेंट्री फॉर्म लेनी है जो स्टैंडर्ड स्टेट में, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो। इसलिए अब आई बात नंबर 3। बात नंबर 3 पर जाऊं इससे पहले आपको बोला गया कि आप जो है स्टैंडर्ड, आप जो है बेंजोइक एसिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखें। तो बेंजोइक एसिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए बेंजोइक एसिड में मुझे चाहिए था C6H5COOH चाहिए था जी। अब ये C6H5COH के लिए मैं क्या करूं, 7 कार्बन नहीं लूं, 7 कार्बन ग्रेफाइट लूं, ऑक्सीजन O2 लूं, हाइड्रोजन 3H2 लूं, तो ये मानी जाएगी इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया? हमने कहा कि भाई अब ये कुछ नहीं कह सकते कि ये हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्सॉर्ब्ड होगी। किसी बच्चे ने ये इक्वेशन ऐसे लिख दी और बोलने लगा नहीं आप जो हैं बायस्ड हैं, मेरा भी तो ठीक है, आपने तो नहीं कहा कि मेरा ठीक है। जैसे कहते इन्होंने बनाया है, मैंने भी ऐसे ही बनाया है। मैंने कहा आपका ठीक है, सुन लिया, पर वो फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जिसको आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसको फॉर्म करने की जरूरत है। इसलिए जो आप यहां डेल्टा H लिख दो, फॉर्मेशन मत लिखो, आप ठीक हो। किसी ने कहा कि क्या ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन सही है या ये सही है? हमने कहा कि देखिए जी, डेफिनेशन ये कहती है कि आप ऐसी रिएक्टेंट्स लें जिसके स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो, जो सिर्फ इस डेफिनेशन में फॉलो हो रहा है।
तो उसने कहा कि फिर ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस। तो हमने कहा ये या तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, सुन लिया, या ये कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड है, पर ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आगे जाके परेशान करेंगी। मीन्स देयर बाय, बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, कि ये इक्वेशन दोनों क्या हैं, ये दोनों कंबशन इक्वेशंस हैं, नहीं है। इसका मतलब आपको अभी शक था कि प्लस है कि माइनस है, पर मैंने कहा कहीं आप किसी की कंबशन कर रहे हो, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हुआ ये जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ये भी नेगेटिव है। इसका यूनिट भी किलो जूल पर मोल है, क्योंकि कंबशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका यूनिट भी किलो जूल पर मोल है। तो फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि यार है तो सारी बातें एक ही, सिर्फ एक बात में डिफरेंस है कि भाई यहां ग्रेफाइट लिया है। तो हमने कहा देखिए यही सही है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, O2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, इसलिए दिस इज द राइट इक्वेशन। फिर उसने कहा कि क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, हमने कहा हां है। कहता क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट है, हमने कहा हां है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नॉट कैटेगराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो इतनी तरह की होती हैं, अभी हमने पहली पकड़ी है, दो कर रहे हैं हम, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर किसी को फॉर्म कर रहे हो तो वो फॉर्मेशन की है। किसी रिएक्शन में आप कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो बोल दो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये। तो इसका मतलब साफ हो गया कि आपने इसको क्यों कहा कि ये तो ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, कि भाई इन दोनों की फॉर्मेशन 0 थी, और ऊपर आपने डेफिनेशन में साफ लिखा है कि हर कहीं से एक मोल नहीं बनाना है, या तो एलिमेंट्री होनी चाहिए या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म होनी चाहिए। अब आपको बोला गया, क्योंकि हम पहुंच गए हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स में, अगर ये 298 केल्विन पे है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो नहीं होगी। 298 पे हम ले लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है और वो फिक्स वैल्यू होगी उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक हो गया। अब आप इससे पहले कि आगे जाएं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लिखिए, कन्वेंशंस रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कन्वेंशंस रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कन्वेंशन मीन्स आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, दैट इज कन्वेंशंस रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बात नंबर 1, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, which is also called law of conservation of energy। मतलब अगर अभी आप सीढ़ियां चढ़ के विद्यापीठ के
कैंपस में पहुंचे हो तो आप चढ़ के ही घर नहीं पहुंचोगे। जितनी एनर्जी आपने सीढ़ियां चढ़ने के लिए लगाई है, सेम एनर्जी आप सीढ़ियां उतरते हुए रिलीज करोगे, सो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड। इट मीन्स एक आदमी अगर दिन में 1000 किलो जूल एनर्जी से काम करता है तो उस रात को सोते हुए उतनी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गई बात? इसलिए मैंने कहा था दिस इज सिमिलर टू दैट मनी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कुरकुरे ले लो, चिप्स ले लो, जो भी लेना वो ले लो, बट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब आप इस बात को यहां अप्लाई करें। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली बात, it is mandatory to mention physical state of reactants and products. क्यों? क्यों का आंसर भी हमने दिया। बात नंबर 1, देखो जी, अगर आप फिजिकल स्टेट नहीं बताओगे तो मैं डेल्टा एन जी कैसे निकालूंगा? आपको कह दिया कि A प्लस बी गिविंग राइज टू C, बोल दिया, पूछ दिया गया, बताइए व्हाट इज QP QB रिलेशनशिप? क्या QP QB से बड़ा है, क्या छोटा है, क्या बराबर है? Your answer is insufficient data. They are related by delta NZ. और आपने स्टेट तो दी नहीं कि ए बी, या तो आप नाम लेते तो हम अपनी नॉलेज से बताते कि वो कौन है। इसका मतलब फिजिकल स्टेट का मेंशन करना बहुत जरूरी इसलिए है। दूसरी बात, फिजिकल स्टेट का इसलिए भी मेंशन करना जरूरी है फिजिकल स्टेट का इसलिए भी मेंशन करना जरूरी है कि ध्यान दो, हमें कहा गया राइट डाउन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या लिखा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स, रादर देन दिस इज नॉट थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज थर्मोकेमिस्ट्री। हमने लिख दिया हाफ H2 प्लस हाफ O2 गिविंग राइज टू H2O। क्या सही है? क्या सही है? नहीं है सही। उसने ये तो पूछा ही नहीं। तुमने ये कहां पूछा भाई H2O लिक्विड बनाना है कि गैस बनानी है? फिर फंस जाते तुम डेल्टा एनजी में। और अगर वो H2O लिक्विड है उसकी वैल्यू अलग होती है, और अगर H2O गैस है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। आप अपनी आंखें खोलें, ये थर्मोडायनेमिक्स है। जहां पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे वहां से ही न्यूमेरिकल उठेगा। इसका मतलब हुआ, हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि वाटर गैस बनाना है या वाटर लिक्विड बनाना है? कहते कुछ भी बना दो। हमने कहा देखिए ऐसा नहीं चलेगा,
कुछ भी बना दें, सो दिस इज -240 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। उसने कहा, हमने कहा कुछ भी बना दे तो नहीं चल सकता, क्योंकि अलग अलग फिजिकल स्टेट के लिए अलग अलग हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो हमने देखा कि अगर वो H2O लिक्विड कह रहा है तो दैट वैल्यू इज -286 किलो जूल पर। यहां से हमने कहा कि देखिए भाई, फिजिकल स्टेट मेंशन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग फिजिकल स्टेट के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग होगी। यस और नो? तो आपको लगा पता कि फिजिकल स्टेट मेंशन करना कितना जरूरी है। ठीक हो गई बात। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 कि भाई देखो, अगर आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया ना, तो डेल्टा H का साइन भी उल्टा हो गया। मैंने कहा तो सही, आप सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आप सीढ़ियां उतर रहे हो, एनर्जी इज रिलीज्ड। का मतलब हुआ, हमें बोला गया व्हाट विल बी डेल्टा H फॉर दिस इक्वेशन, हमने कह दिया डेल्टा H इज +240 किलो जूल per mole. Means if a reaction is exothermic in forward, it is endothermic in backward, and vice versa. तीसरी बात, वो कहता है डेल्टा H एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्या एंथैल्पी एक्सटेंसिव नहीं है? क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसी भी सब्सटेंस की, क्या वो एक्सटेंसिव है? दैट इज इंटेंसिव। मुझे कहा गया कि what will be delta H for the reaction 2H2 gas plus O2 gas giving rise to H2O gas. What is delta H for this reaction? The delta H for this reaction is -480 किलो जूल। बस जिसने ये पर मोल कहा ना, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुना जागृति? क्योंकि अब ये 1 मोल नहीं रहा। गेटिंग? तो किसी ने हमसे पूछा क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस नहीं है? हमने मना कर दिया, नहीं है भाई, ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। उसने कहा कि क्या ये कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की इक्वेशन है? हमने कहा नहीं है, क्योंकि आपने यहां हाइड्रोजन 2 लिया है। कंबशन इट इज इंटेंसिव, इट शुड बी फॉर 1 मोल।
तो कहने लगा क्या ये कंबशन ऑफ हाइड्रोजन है? मैं कहा है, पर मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब हुआ if the stoichiometry balancing will be changed, delta H will also change by the same factor. आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा H इज एक्सटेंसिव। समझ में आ रही है बात है? नहीं। इसका मतलब हुआ आपने इस इक्वेशन को 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो? आपने इस इक्वेशन को और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 मोल वाटर बन गए। वैल्यू 480 इंटू 2 आ गई। उसने आपसे पूछा कि आप इस इक्वेशन से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किलो जूल, आगे बोलो, किलो जूल, आगे बोलो, किलो जूल। उसने हमें कहा आप इससे वाटर गैस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। इससे हमने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? इससे भी बोल, तू जिससे मर्जी बोल, तू 10 मोल कर दे वाटर के, क्या वैल्यू यही नहीं आएगी? That's what is intensive. 50 मोल से अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है भाई साहब, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है ना, फॉर्मेशन तो वही की वही है, वो तो इंटेंसिव है ना। हमें कहा गया कि देखिए इसका मतलब हुआ इससे निकालूं चाहे इससे निकालूं, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल कम्स आउट टू बी 240 ओनली। समझ में आ रही है कन्वेंशंस? अब हमें कहा गया N2 plus 3H2 giving rise to 2NH3 and delta H for this reaction is -90, क्या लिखूं? किलो, कोई बोला बीच में? किलो जूल। उसने पूछा व्हाट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हमने बोला भाई -45। दिस इज ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं और फिर क्या अप्लाई करते हैं, ओनली गॉड नोज। चैप्टर खत्म करना टारगेट नहीं है। आपको इतना समझ आना चाहिए कि आप किसी दूसरे को भी समझा सको, ना कि उसने एक बात बोल दी और आपके पेज सब ढीले। एक जगह कुछ करा, दूसरी जगह कुछ करा, ऐसे ऐसे कहाँ होता है? तो सर निकल जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको शुरू से बोल रहा हूं मोल, मोल और मोल। अब आप बताओ, पर मोल, 2 मोल, 5 मोल, 10 मोल, अल्टीमेटली आ तो मोल ही रहा है ना हर जगह। अब भी कम आया, आगे देखो। अभी जब हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आएंगे तो आपके पेज फिर ढीले होंगे। अब एन फैक्टर क्या है, और अगर वो नहीं आया तो कोई न्यूमेरिकल निकलने वाला नहीं है। मेरा ख्याल कन्वेंशंस हो गई।
क्या भी प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। और अगर कन्वेंशन हो गई तो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। आप अब जो है हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक धुरंधर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। धुरंधर देखने में है कि 5 लाइनों का न्यूमेरिकल है, करने में अब भी आपने बिगनिंग में क्या करना है, हर न्यूमेरिकल को उस तरीके से करना है जो मैं आज ही कराऊंगा। आज के बाद मैं बोलूँगा ऐसा हुआ, तुम मुझ पर विश्वास रखें अगर अपने ऊपर नहीं है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप बिना कुछ किए करेंगे। इधर सर 5 से कर दो, इधर 4 से कर दो, ये इसको प्लस कर दो सर, इसका माइनस साइन आ रहा है, दिस इज योर आंसर। पर जब तक 1-2 दिन पूरी प्रैक्टिस नहीं होती है, डोंट हेजिटेट कि सर मेरे तो 2 पेज भर गए, भरने दो, भरेंगे वो। आपको जो जो पढ़ाया गया आपने वो अप्लाई करना है। नहीं आएगा ना, आई एम हियर। लिखा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केसीएल निकालो, डाटा दिया हुआ है। सबसे पहली बात क्या पूछा, केसीएल। केसीएल क्या होता है, सॉलिड। लो जी, हम एम की तरफ बढ़ गए कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है, उसने हमें बताया है कि तुम केसीएल सॉलिड बनाओ। और पूछा गया कि उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, यही पूछा भाई। हमने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन बोलती है कि हमें केसीएल का 1 मोल बनाना है। डेफिनेशन बोलती है 1 मोल बनाना है, इसलिए हमने 1 मोल के लिए वो रिएक्टेंट लेने हैं जो या तो एलिमेंट्री फॉर्म में हो या होमोटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। तो एलिमेंट्री फॉर्म में पोटाशियम, सुन ले, और Cl चाहिए आपको, ना कि Cl2 चाहिए। Cl तो होता नहीं है। ये हमारा एम है। मैंने कहा था कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। आप ये बताइए कि आपने पहुंचना कहां है। जितनी भी रिएक्शंस दी होंगी उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो मर्जी करना करो, वहां पहुंचो। यहां पहुंचना है। जब आपने यहां पहुंचने के बारे में सोचा तो बोला मैं इस डाटा में देखूंगा यार केसीएल सॉलिड कहां है। ये मिल गया मेरे को यहां, सुन लिया। यहीं से मैंने बोल दिया भाई इस रिएक्शन को तो उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए राइट साइड में। अब मैंने इस रिएक्शन को उल्टा किया तो हमारे पास आ गया KCl एक्वस। पूरा डिटेल में लिखोगे आप अभी। KCl एक्वस कन्वर्टेड इनटू KCl सॉलिड, यस नो, एंड डेल्टा H विल बी, अभी बोला आपने कुछ, अगर रिएक्शन बदली तो डेल्टा H का साइन भी बदलना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया -18.4 आ गया जी। ये आपने कर दिया इक्वेशन नंबर 5 का ऐसा हाल। जब आप इधर देख रहे थे तो यार मुझे जो है के सॉलिड चाहिए। हमने ढूंढा के सॉलिड है कहीं, कहता ये देखो जिधर है। हमने बोला इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दो, क्योंकि हमें ये वहीं चाहिए जहां दिया हुआ है। तो आ गया के सॉलिड प्लस हाफ O2 प्लस हाफ H2, yes no, गिविंग राइज टू, क्या बना भाई उससे बन गया KOH एक्वस। एक्वस भी दिया इसमें,
बन गया KOH एक्वस और डेल्टा H वही है कितना -487.4 किलो जूल। यस और नो? जब हमने ये किया तो हम कुछ प्रॉब्लम में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि ये तो पंगा हो गया, KOH एक्वस कहां से आ गया, हमें तो चाहिए ही नहीं था भाई। अब इसके बारे में तो देखना पड़ना कहीं। हमने देखा कि भाई ये KOH एक्वस यहां है तो हमें पक्का KOH एक्वस यहां चाहिए होगा ताकि खत्म हो जाए। अब हमने ढूंढा, हमारी तलाश KOH एक्वस की थी जो हमें पहली इक्वेशन में मिला और हम खुश हुए। उसने कहा भाई इसको रहने दो एज इट इज, ऐसे ही काम आएगा आपके ये। इसका मतलब हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था KOH एक्वस, यस और नो बेटा, प्लस HCl एक्वस, यस नो, गिविंग राइज टू KCl aqueous, yes no, plus water liquid and delta H is yes -57.3 किलोजूल पर मोल। बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। जब हम यहां पहुंचे तो फिर हमने कुछ काम कर लिया कि भाई ये नहीं चाहिए, ये गलती से आ गया, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक हो गया। तो मैंने देखा कि भाई मुझे HCl एक्वस भी नहीं चाहिए, वाटर भी नहीं चाहिए। इसका मतलब HCl एक्वस मेरा जो है वो राइट साइड में आना चाहिए। सुना? अब मैंने ढूंढा कि कहीं HCl एक्वस है, ये देखो मिला मुझे। HCl एक्वस रिएक्टेंट में है ना, ए में है कहीं, अलजबरा पड़ा है ना, इसका मतलब इसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म करना पड़ेगा तो क्या करूं? खत्म करना पड़ेगा तो क्या करूं? थर्ड इक्वेशन को एज इट इज लिख दूं। लो जी, हमने थर्ड इक्वेशन को लिख दिया। जब हमने थर्ड इक्वेशन को लिखा तो हमारे पास आया हाफ H2 गैस, यस नो, प्लस हाफ Cl2 गैस, गिविंग राइज टू जी HCl, अच्छा एक्वस भी है साथ में, एक्वस गिविंग राइज टू HCl एक्वस, यस नो, एंड डेल्टा H इज कितना? -164.4 किलो जूल पर मोल, क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। आप उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उल्टा करो, सीधा करो, आप वहां पहुंचो जहां पहुंचना है। जब आपने ऐसा किया तो आपको कुछ फायदा हो गया कि भाई अब मेरी वो प्रॉब्लम भी लगता है सॉल्व हो गई। लो जी, ठीक हो गया। अब देखना लगा कि क्या सॉलिड बचा। हाँ जी, पर कुछ और बच गया भाई। क्या? H2 और Cl2 को हमें राइट साइड में, हाफ Cl2 तो चाहिए भाई हमें। अरे हाफ Cl2 तो चाहिए। अभी तक आपने जिन जिन इक्वेशन का हालचाल देखा वो सारे टिक की हुई हैं। एक इक्वेशन ऐसी है जिसका भी आपने कुछ नहीं किया हुआ है। इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट में वाटर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जहां कहीं वाटर है उसको उल्टा कर दो। जहां वाटर है वो इक्वेशन 2 है, हमने कहा इसको भाई इसको उल्टा कर दो, माइनस कर दो।
जब हमने इसको उल्टा किया तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई? बन गई H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू यस H2 गैस यस प्लस हाफ O2 एंड डेल्टा H उल्टा हो गया प्लस 286.2 किलो जूल पर मोल। ऐसा करने से देख लेते हैं कि हम कहां पहुंच गए। H2 हाफ H2 यहां है, हाफ H2 यहां है, कितना हो गया? पूरा H2 खत्म। हाफ O2 यहां है, हाफ O2 यहां है, ये भी खत्म। लो जी, हमारे पास क्या क्या बचा देख लेते हैं। हमारे पास बचा है की सॉलिड। क्या हमें इसकी जरूरत थी? हमारे पास वाटर लिक्विड खत्म। हमारे पास बचा है हाफ Cl2। क्या उसकी जरूरत थी? हाँ बिल्कुल थी, बचा है जी। जो आपको चाहिए था मिल गया। आपको चाहिए था KCl सॉलिड, क्या उसके अलावा कुछ इस साइड तो नहीं बच गया? इसका मतलब, रिपीट कर रहा हूं कुछ, बिफोर डूइंग कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने से पहला ये चेक करना है कि क्या आपका रिजल्ट ये आ रहा है। जब आपका रिजल्ट आपको पता लग गया कि मैंने सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व कर ली और अगर इसके अलावा कोई और रिएक्शन होती, भाई मुझे नहीं तेरी जरूरत। समझ में आई बात? पर अब मेरे को इसका डेल्टा H फॉर्मेशन क्या है अब मिल जाएगा। मेरे को लिखना है प्लस 286.2 यस माइनस 18.4 यस माइनस 487.4 यस और नो माइनस 57.3 माइनस 164.4 सभी को लिखा किलो जूल पर मोल विच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आ गया? क्लियर हो गया? सिस्टम पता लग गया कि क्या करना है। तो एक मैंने करवाया, जो आपने करने हैं वो ये है। सुन लिया? आप आगे आइए, लिखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब आपने क्रिटिकली जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एक एक चीज देखी, ऐसे बिल्कुल यहां भी देखना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। सबसे पहला हमने इवॉल्व्ड को अंडरलाइन कर देना है। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। हो गया क्लियर? When 1 mole of a substance, 1 mole को अंडरलाइन कर लो, 1 mole of a substance is burnt in excess oxygen, means in excess oxygen means कि आप जिसकी कंबशन कर रहे होंगे उसके ऊपर हाथ रख देना है।
उसको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। लिखा है आपने 1 मोल। कहता आगे तू ऑक्सीजन जो मर्जी करता रहे, बैलेंस करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो तुम किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला। बट जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसका यूनिट देखिए। एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि उसका साइन दिया हो चाहे ना दिया हो, आपने अपनी तरफ से नेगेटिव लगा देना है। दूसरी बात कि आप कंबशन जिसकी हो रही है उसके मोल्स 1 से ऊपर नहीं करोगे, तब वो क्या बन जाएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कंबशन नहीं बनी। फिर वो कहता है कि अगर वही कंबशन 298 केल्विन में होता है और 1 बार प्रेशर पर होता है तो उसको हम जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल देते हैं। और जब हम कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन की बात करते हुए हमें पता लगता है कि जितने भी फ्यूल हैं वो इसीलिए क्योंकि वो हीट इवॉल्व करते हैं इसलिए वो फ्यूल यूज होते हैं। बट कौन सा फ्यूल अच्छा है? विल बी द वन हुज कैलोरीफिक वैल्यू विल बी हाई। का मतलब हुआ एक मोल मार्श गैस से -x किलो जूल हीट इवॉल्व हुई। एक मोल ब्यूटेन से y किलो जूल इवॉल्व हुई। मान लेते हैं कि y 500 है और x जो है वो 400 है। आप जब तक पर मोल तो आपको दिख रहा है कि किसी की पर मोल वैल्यू ज्यादा आ रही है, पर ग्राम वो वैल्यू उसकी कम भी हो सकती है जिसकी पर मोल ज्यादा है। So calorific value chart is also given in your book and that calorific value should always be calculated in kilojoule per gram. लिखा है आपने कि calorific value is intensive property. So जहां पे heat of combustion किलोजूल पर मोल है वो किलोजूल पर ग्राम है। समझ में आ गई बात? अब आप आगे आइए और जो जो कुछ अभी आपने पढ़ा इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं बस, पूरा डिटेल में देखिए भाई। हमने पहले क्या लिखा? ऊपर पहली लाइन में लिखा था कि कंबशन ऑफ बेंजीन, हमने कंबशन की इक्वेशन लिख दी। उसने लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालना है। फॉर्मेशन के लिए हमने कार्बन ग्रेफाइट लिखना बड़ा जरूरी है। अगले डाटा में उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, हमने फॉर्मेशन कर दी। अगले में उसने कहा कि जी आप जो है वाटर लिक्विड को फॉर्म करें। वाटर लिक्विड को फॉर्म करने के लिए हमने इक्वेशन लिखी H2 gas plus half O2 gas giving rise to water liquid and delta H is equal to -285.83 किलोजूल पर मोल। इतना छोटा सा न्यूमेरिकल है। आपको इन तीनों चीजों से आपको उधर पहुंचना है बस। का मतलब हुआ मैं अब कुछ नहीं करूंगा। पिछला न्यूमेरिकल हमने खूब डिटेल में किया। बोल रहा है कि बॉस C6H6 को राइट में रखो, जबकि यहां कहां दिया है? लेफ्ट में। लो जी, मेरे आंसर दबा दबा रहे हैं। मैंने कहा +3267 किलो जूल पर मोल। कहता है कि 6 कार्बन ग्रेफाइट चाहिए। मैंने कहा भाई 6 से जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 6 से यहां भी हो जाएगा, 6 से यहां भी हो जाएगा और 6 से यहां भी तो हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया जी -383.5 × 6 क्या? किलो
जूल, बस मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अब वो कहता है कि 3H2 भी चाहिए। ओहो, इसका मतलब यहां 3 से करना पड़ेगा, 3H2O। इसका मतलब यहां 3 से करना पड़ेगा, मतलब इस पर मोल को मैं उड़ा दूं। अब बोल भी दो, इसका मतलब आ गया -285.83 इंटू 3। यस और नो? इसका मतलब हुआ, अब मैं चेक कर लेता हूं कि जो हमने किया वो सही है कि नहीं है। हम इस इक्वेशन को उल्टा करके देख लेते हैं। हमने इस इक्वेशन को उल्टा किया तो हमारे पास आ गया जी 6CO2, हमारे पास आ गया जी 3H2O लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू C6H6 प्लस 15/2O2। यस नो? डेल्टा H पहले ही हो गया था 3267 किलो जूल। यस नो? अब हमने देखा कि क्या ये सही है या नहीं है, क्या मैं इससे वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। देखते हैं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हमने देखा कि भाई जो जो चीजें सेम है उनको उड़ाते चलो। 6 कार्बन ग्रेफाइट क्या चाहिए? चाहिए 6 + 3/2 कितना हो गया? 15/2। CO2 यहां कितने हैं? यहां कितने हैं? H2O वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपने करके लाने हैं, और आपके पास है मोल का छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। वो तो आपको आती है, आपने बताया मुझे, मैंने वीडियो भेजे, तुमने सोचा कि ओह देखते हुए उसमें एक ऑप्शन होता है, उसको आप ऑफ कर दिया करो कि मेरे व्यूज़ ना काउंट किया जाए। मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि मैंने ये टॉपिक करवाना था। अब जिसने पढ़ा उसको समझ आएगा, जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वो सो भी सकता है। अगर ले वॉशरूम बॉटल आया करो अपनी, जल्दी कर, जल्दी 1 मिनट के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन, आपने किसी का थंबनेल देखा होगा, वहां राम और रावण बताए हुए हैं। वो थंबनेल ही सब कुछ है। साफ कहा था मैंने उस टाइम भी, हालांकि तुम लोग घुर घुर के देख रहे थे मुझे, जब मैंने ये कहा कि एसिड बेस रिएक्ट नहीं करते हैं। बड़े समझाने के बाद तुम्हें तसल्ली आई कि वाकई नहीं करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, ये न्यूमेरिकल नहीं निकलने वाला। इसलिए सिंपल वही बात मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हुआ क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स हुई इज, जल्दी कर, तेरा इंतजार कर रहा हूं, रात को बस पीते रहना पानी। सो न्यूट्रलाइजेशन कब होती थी? जब H पॉजिटिव से OH नेगेटिव मिलता था। कौन सा H पॉजिटिव? HCl वाला H पॉजिटिव या H2SO4 वाला या HNO3 वाला? बस इस बात को अगर आप समझ गए ना कि मेरे को HCl के Cl से कोई लेना देना नहीं है,
वो अभी भी सोल्यूशन में ही है, Cl नेगेटिव। जब वो NaCl बनाएगा तब कहां बनाया उसने, तो सोल्यूशन में ही है। का मतलब हुआ कौन एसिड है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको H पॉजिटिव से लेना देना है। रिएक्शन एसिड के एनायन पार्ट की नहीं है, रिएक्शन बेस के कैटायन पार्ट की नहीं है। मैं बोलूं कि NaOH लूं कि KOH लूं, आप बोलो कैसी बात कर रहे हो सर, OH नेगेटिव लो आप। KOH क्या होता है, K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, उसका क्या लेना देना। अगर आप इस बात को पकड़ गए तो आप मेरे बिना समझाए ही इस बात को समझ गए। वो तुम्हें गुमराह करने के लिए नाइट्रिक एसिड लिखा है, सुना। पर अगर आप उस थंबनेल को देखो, साफ बोला मरने दो, कौन एसिड है क्या लेना देना भाई, हमें H पॉजिटिव से मतलब है। अब बताओ इसके H पॉजिटिव और इसके H पॉजिटिव में फर्क है कोई? तो जब ये NaOH देखो कितना गुमराह करके वो KOH लिख रहा है आपको कि तुम K की तरफ ध्यान दो। अबे K तो वह पहले भी है अब भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो डेल्टा H तो सबका सेम होगा ना। पर आपको गुमराह किया जा रहा है। नाइट्रिक एसिड डाला हमने, अबे H पॉजिटिव डाला, सीधा बोलो। इसलिए बोला था मैंने कि अब आप +1 में हो गए, पुरानी बातें छोड़िए। करते थे कभी एसिड बेस रिएक्ट, अब नहीं करते। लिखिए, इट मींस एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि न्यूट्रलाइजेशन, जब कोई रिएक्शन अपने आप हो, धमाकों से हो, समझो कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन है। सो लिखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Heat of neutralization is defined as the amount of heat evolved when 1 gram equivalent of acid पर अपने स्टूडेंट्स गुमराह ना हो इसलिए ब्रैकेट में H पॉजिटिव लिख दिया। Yes, no, when 1 gram equivalent of the acid is neutralized completely by 1 gram equivalent of base, bracket में क्या लिख दूं, means the reaction is not of acid and base, the reaction is of H positive and OH नेगेटिव। यस और नो? इसका मतलब साफ हो गया कि जब H पॉजिटिव मींस एसिड, मींस एसिड, गुमराह तो मैं भी कर देता हूं। व्हेन एसिड विल रिएक्ट विद बेस is nothing but H positive is reacting with OH negative to form salt plus water is nothing more than this, that H positive is reacting with 1 gram equivalent OH negative to form water, and this is what is called heat of neutralization is always exothermic, is always exothermic. Am I right? It means अब H पॉजिटिव चाहे H2SO4 HNO3 हो, चाहे जो मर्जी हो, H पॉजिटिव ना, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 1 H पॉजिटिव, 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH नेगेटिव, मतलब बराबर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट। देन द मैक्सिमम हीट इवॉल्व्ड इज -57.3 किलो जूल पर
ये किसने बोला? आपकी बुक में भी पर मोल लिखा हुआ है, रेफरेंस बुक पढ़ो अपनी, सुना? इसलिए चिट्ठी लिख देनी है, सुना? वहां भी आ रहा हूं ना उसकी बात की तरफ, लिख देनी है चिट्ठी। जो भी राइटर है उसको, ए भाई साहब क्या लिखा आपने ये, वहां से उसका जवाब आएगा, अवे लंप मैं इस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 1 मोल मतलब 1 नॉर्मल, 1 मोलर मतलब 1 नॉर्मल। हमने बोला तो ऐसा यूनिट लिखो जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ऐसे क्यों कर रहे हो? यहां पर मोल लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो पर मोल आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहां मोलर और नॉर्मल अलग अलग होता है। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करने जा रहे हैं, -57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। हो गया। अब आप ध्यान दें, सामने एसिड कोई भी हो, बेस कोई भी हो, सिर्फ एक कंडीशन है कि एसिड स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट इज -57.3। हमें कोई अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस थंबनेल में पहले बोल चुके हैं कि रिएक्शन एसिड बेस में नहीं होती है, रिएक्शन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में होती है। इसका मतलब हुआ, अगली बात इंपॉर्टेंट है, एक एसिड ऐसा है भाई जिसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 57 नहीं होती बल्कि -68 किलो जूल पर ग्राम इक्वलेंट होती है। कहा जाता है कि इसकी फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। सुन लिया? अब आप जरा अगली बात को सुने। जब आप न्यूमेरिकल करोगे, नंबर 1, एंथैल्पी या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इनटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डोंट राइट इट पर मोल, राइट इट पर ग्राम इक्विवेलेंट। बात नंबर 2, while finding out the enthalpy of neutralization, we should always use normal concentration, because the reaction occurs in terms of normality, not in terms of molarity. Am I right? So we should always say it in terms of normal. मोलर कहीं है तो फटाफट से उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दें। अगली बात, करेक्टरिस्टिक नंबर 3, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, the heat of neutralization is always a fixed value, and that fixed value is -57.3 क्या किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, yes or no, और divide it by 4.2, रहने दो, divide it by 4.2, this value will comes out to be 13.6 minus 13.6 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, यस और नो? किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक हो गया जी, बस कहानी खत्म। अब न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, कुछ नहीं, तो बड़ा सिंपल सी बात है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर एक छोटी सी बता देता हूं अगली। देखो भाई, अगर एसिड वीक हुआ मींस आपने ले लिया एसिटिक एसिड, ठीक हो गया,
और आपने ले लिया NaOH। वो कैसा बेस है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है। वो बना देगा सॉल्ट CH3COONA प्लस वाटर। अब पूछा गया कि यहां हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। आप समझो, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जिसकी डिसोसिएशन 90 से ऊपर हो। वीक एसिड का मतलब होता है जिसकी डिसोसिएशन 30 से नीचे हो। अब क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अपने हाइड्रोक्साइड दे दिए, एसिटिक एसिड नखरे मार रहा है, मैं नहीं दूंगा H पॉजिटिव। बोलो न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी? कैसे होगी? वो तो डिसोसिएट करने को मना कर रहा है। हमने कहा तुझे H पॉजिटिव देने होंगे। सुना? हमने उसके लिए क्या काम किया? उसको डिसोसिएट करने के लिए हीट दे दी। रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही थी, एक स्टेप ऐसा आया कि हम उसमें हीट भी दे रहे हैं। दो साइन हो गए ना, एक नेगेटिव और एक, तो ओवरऑल नेगेटिव बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घटेगा। यहां देखो, अगर आप इस डाटे को देख रहे हो, यहां लिखा है एसिटिक एसिड NaOH, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज 55.0 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। उसने पूछा कि ये 55.0 क्यों हो गई? हमने कहा ये इसकी वजह से घटी है, क्योंकि ये कौन है? वीक है। तो उसने पूछा कि भाई फिर कितनी हीट लगी होगी डिसोसिएशन में? लगी होगी। तो आप लिखोगे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कौन? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड माइनस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong acid. Strong base means, what is this value? Minus 55.0 minus 57.3. It means the answer is plus 2.3 kilojoule per gram equivalent. This is what? Enthalpy of डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत कहां पड़ी? स्ट्रॉन्ग के लिए पड़ी क्या? वीक के लिए पड़ी ना। इसका मतलब हुआ अगर एसिड भी वीक होता और बेस भी वीक होता, का मतलब आप दो मुर्दों को खड़ा कर रहे हो। दोनों को खड़ा करने के लिए एनर्जी की जरूरत चाहिए। एसिड भी वीक है, उसको भी बोल रहे हो यार तू दे देना H पॉजिटिव। बेस भी वीक है, उसको बोल रहे दे देना OH नेगेटिव। आप मुझे बताओ, अगर एसिड वीक हुआ, बेस वीक हुआ, क्या दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव उसके? इट मींस उनको रिएक्ट करने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? फिर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगा रहे हो। आप प्लस 57.3 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। अरे भाई, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का H पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बेस का OH नेगेटिव रिएक्ट किया था तो कितनी हीट एटमॉस्फेयर में आई थी? तो जब इवॉल्व इतनी थी तो एब्जॉर्ब, मतलब आप 10 सीढ़ियां जब चढ़े थे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वही रिलीज नहीं होगी जब आप उतरोगे। का मतलब हुआ किसी वीक एसिड और किसी वीक बेस की कभी न्यूट्रलाइजेशन स्टडी नहीं की जाती क्योंकि आपने कहा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक। क्या ये एक्सोथर्मिक होगी? किसी वीक एसिड और किसी वीक बेस के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन की बात आप कर रहे हो उसका डेल्टा H कितना होगा? प्लस 57.3। समझ रहे हो? इसका मतलब हुआ
किसी वीक एसिड और किसी वीक बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम नहीं स्टडी करते। सुना? अब आपको जो क्वेश्चन करने के लिए लोगों के पसीने निकलते हैं, आपको देखते ही पता लग जाएगा। ये टेबल दिया हुआ है, ये पूछा गया कि बेस वही है, ये बताओ कि इनमें सबसे वीक एसिड कौन है। ये नहीं लग रहा आपको? जिसकी न्यूट्रलाइजेशन 12 हुई, इसका मतलब उसको हीट ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा दी होगी ना, तभी कम हुई ना ओवरऑल हीट इवॉल्व। सेम क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है, और सब क्वेश्चन एक जैसे, सिर्फ एक करवा रहा हूं, लास्ट का 1 मिनट सामने ध्यान दें। और बता देता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चंस को थर्मोडायनेमिक्स में सबसे धुरंधर माना जाता है, इसलिए जिन्होंने स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक करवाया नहीं होगा। अपने नोट्स देख लीजिएगा, वैसे मंथन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, देख लीजिएगा। आपकी बुक में न्यूट्रलाइजेशन की एक लाइन लिखी हुई है, बोले रहने दो तुम्हारे बस से बाहर, और अभी तुम्हारे सामने एक कराऊंगा, तुम 50 की खुद लाइन लगा दोगे, पर देखो मूल तो आना चाहिए। अब देखो यहां लिखा है कि 50 ml 0.01 मोलर, कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, पहली कंडीशन मोलर नहीं होना चाहिए भाई, नॉर्मल होना चाहिए। बोलो, अगर मैं जितना मैंने बताया उसके बाहर कुछ बोलूंगा तो आप बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं 50 ml 0.02 नॉर्मल। कौन? कौन? यही तो ट्रिक है, बनने दो बेवकूफों को, तुम यहां हो। प्लस 25 ml HCl, मोलर हो या नॉर्मल हो एक ही बात तो है। इसका मतलब 25 ml 0.01 नॉर्मल, कौन? कर दिए इकट्ठे। अब जब इकट्ठे किए तो वहां न्यूट्रलाइजेशन हुई होगी। अब आई मोल की बारी। इस 0.02 नॉर्मल का मतलब क्या? आपने वहां लिखा है कंसंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लिखा ना? क्यों? क्योंकि वो पर लीटर होती है। तो 0.02 नॉर्मल का मतलब मेरे हिसाब से हुआ कि 1000 ml में 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट है। हाँ ना बोलते रहना आपने। तो फिर 1 ml में कितना होगा? 0.02 डिवाइडेड बाय 1000। तो फिर 50 ml में कितना हुआ होगा? मल्टीप्लाई बाय 50। बताओ जी कितना आया? ये हमारे पास आ गया 5 दूनी 10 मीन 0.001 क्या? नॉर्मल। आ जाओ इसकी बात करते हैं। 1000 में ये वाला कितना है भाई? 0.01। 1 में कितना हुआ था? 0.01 डिवाइड बाय 1000। 25 में कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाय 25। यस और नो? अगर आप इसको ढंग से कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻5 का मतलब हुआ 0.0025। सुना? इसका मतलब हुआ एक की कंसंट्रेशन 0.005 है। किसकी? किसकी? H पॉजिटिव की। और OH नेगेटिव की कितनी है? 0.001। अब न्यूट्रलाइजेशन तो तब होती है ना जब बराबर होते हैं। इसका मतलब कोई बच गया। कौन? OH नेगेटिव, क्योंकि वो ज्यादा है। जो बच गया उससे अभी हमारा लेना देना नहीं है, बस आने वाला अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम। जो रिएक्ट किया वो कौन है? जो कम वाला था। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूं, पर देखो समझना तो बहुत पड़ेगा, इसमें दिमाग बहुत लगेगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज C इंटू
-57.3 किलो जूल। बोलो जी, ये सी कौन है? सी इज कॉमन कंसंट्रेशन। अरे जितना न्यूट्रलाइज किया भाई, क्या सारा न्यूट्रलाइज किया? तो हीट इवॉल्व सारे की वजह से कैसे होगी? इसका मतलब हीट इवॉल्व किसकी वजह से होगी? 0.0025 इंटू -57.3 किलो जूल। आगे क्या लिखूं? अब ये एक्सटेंसिव बन गई, क्योंकि मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं 0.0025 से मल्टीप्लाई किया है। सो दिस विल बी योर आंसर। अब जो एक्सेस में बचा उसका क्या होगा? उसकी निकालेंगे हम पीओएच जब अगला चैप्टर शुरू होगा। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। आप देखो कि चलते चलते बोल रहा हूं कि 1 मोलर HCl है ना, और 1 मोलर H2SO4 है। मोलर तो कभी नहीं लेना चाहिए। तो आपको लग नहीं रहा है कि H2SO4 की नॉर्मेलिटी HCl से डबल है? वो कहता है कि न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, कहता दोनों न्यूट्रलाइज कर दिए। बताओ किस में हीट इवॉल्व ज्यादा होगी? द आंसर इज 2 नॉर्मल H2SO4। भाई साहब, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू 57 है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आएगी क्या? मैं NaOH हूं, ये HCl है, ये H2SO4 है, दोनों 1-1 मोलर है। मैं कौन हूं? मैं पहले इसके साथ रिएक्ट किया, इतना रिएक्ट किया ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। ये एक नॉर्मल थी, मैं भी एक नॉर्मल हो गया। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन C कितना आया? 1। ये 2 नॉर्मल है, पर मैं NaOH हूं, पर मैं न्यूट्रलाइज करके रहूंगा इसको, मेरा वॉल्यूम बढ़ सकता है। का मतलब हुआ इसके साथ C आया 2, क्योंकि इसकी अपनी कंसंट्रेशन 2 नॉर्मल है। उसने ये तो नहीं कहा है ना कि 1 मोलर न्यूट्रलाइज करने का मतलब हुआ कि उसका वॉल्यूम H2SO4 से डबल डाल देंगे और क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये वैल्यू पर ग्राम इक्विवेलेंट किसी मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस के लिए है तो ठीक है। सुन लिया? अगर आप कहते हो कि ये वैल्यू क्या होगी अगर ये H2SO4 हो, अगर ये NaOH हो, तो फिर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये Na2SO4 बनाए प्लस 2H2O बनाए प्लस 2NaOH हो। मैं इस टाइम मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोल के हिसाब से ये रिएक्शन लिख रहा हूं। तो मुझे पूछ दिया गया कि भाई अब ये बताओ कि यहां हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा -27.4 किलो कैलोरी। आगे बोलो ना, पर ग्राम। जिसने बोला ना कीड़े पड़ेंगे। पर मोल। सुना? क्योंकि H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है। इस टाइम मैं किसकी रिएक्शन कर रहा हूं? एसिड और बेस की, जो होती नहीं है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की होती है। मैंने यहां क्यों लिखा था ऐसा? क्योंकि मैंने साथ लिखा आगे पर ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब मैं एक नॉर्मल एसिड ले रहा था, एक नॉर्मल बेस ले रहा था। एसिड बेस की रिएक्शन थोड़ी है। रिएक्शन तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की है। इसका मतलब अगर मैं इसका एक मोल लेता हूं, किसका? H2SO4 का, तो मैं 2H पॉजिटिव ले रहा हूं, तो फिर OH नेगेटिव भी तब भी होनी न्यूट्रलाइजेशन। तो जब 2H पॉजिटिव हुए, 2 OH नेगेटिव हुए,
तो वो जो C था ना, कॉमन कंसंट्रेशन, वो 2 नहीं हुई, सुना? और मैंने इनको मोलर को नॉर्मल में नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि नॉर्मल में तो एक ही H पॉजिटिव एक ही OH नेगेटिव। इसका मतलब हुआ मोलर की टर्म में आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो आपने कन्वेंशंस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन में लिखा है कि अगर N बदला तो डेल्टा H भी बदलेगा, और आपने उस N फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया 27.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये पर मोल में तो वैल्यू बदलती रहेगी। अगर मैंने यहां स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड लिया होता तो इंटू 3 हो जाता, पर ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं बदलने वाली, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट में आप किसी को भी उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देते हो, तो इक्विवेलेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट तो एक ही होता है। वो तुम H2SO4 लो, तुम HCl लो, तुम H3PO4 लो, तुम जो मर्जी लो। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हुआ अगर हमें यह कहा गया कि ऑक्सैलिक एसिड की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी दी है बेटा, -25.4 किलो कैलोरी पर मोल प्लस 27.4 किलो कैलोरी पर मोल, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। हीट ऑफ डिसोसिएशन इस जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2 किलो कैलोरी पर मोल, क्या, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अब आपको उसने कह दिया नहीं जी, आंसर दिया है किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट में, पर ग्राम इक्विवेलेंट, तो पर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या हो गई, -13.7, और आपकी क्या आई, करो उसको पर ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 2, तो पर मोल में अल्टीमेटली आप फिर 2 पहुंचोगे। ओ बेटा जी 13.7 माइनस 12.7 तो 1 ही तो आया। ऑक्सैलिक एसिड की वैल्यू क्या दी है, -25.4 किलो कैलोरी पर मोल, will be coming out to be -12.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट प्लस 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, कितना आया, 1 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट और 2 किलो कैलोरी पर मोल। बोला था आपको, बोला था मैंने, मोल पढ़ लीजिए। बहुत वक्त दिया, कितने चैप्टर किए हमने जहां मोल कहीं इन्वॉल्व नहीं था, और थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में तो 90%, और आपको आता है, इस वजह से आप क्वेश्चन फटाफट कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया कैसे करना है, ये सब कर लिए होंगे, आपने दिए थे आपको घर के लिए। थैंक यू वेरी मच। आगे चलो। हमने कहा कि देखिए कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हुए लो स्टेबल स्टेट से हाई स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं तो उस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। अगर वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज एंडोथर्मिक। तो कह रहा कि हाउ दिस हैपन इज, आई एम टेकिंग द सिंपल एग्जांपल ऑफ 9th क्लास where you did हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आगे हमारे पास एक टॉपिक भी है, वो भी यही हम कवर अप कर लेंगे, व्हाट इज एंथैल्पी
ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपने इसके अंदर हाइड्रोजन डाल दिया। जब आपने इसके अंदर हाइड्रोजन डाला तो इसकी हाइड्रोजनेशन हो गई और उस हाइड्रोजनेशन से हमारे पास H बन गया। बोलो जी, बन गया। ऐसा करते हुए आपने क्या क्या किया? ऐसा करते हुए आपने सबसे पहला धमाका किया कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ दें। इस डबल बॉन्ड के लिए एनर्जी आपकी x किलो जूल लग गई। किस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए? फिर आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए Y लगी तो वो यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, तो यहां लगी, तो तोड़ने के लिए लगी, तो जोड़ने के लिए भी लगी। सुना? तोड़ना, तभी तो बोल रहा हूं। तो क्यों तोड़ना? तो गुमराह ना हो। कई बुक्स में यहां 4y लिखा होगा तो वहां 6y लिखा होगा। हमने शॉर्ट करनी है, कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी है। तो हम जब 4 को तोड़ रहे हैं, 4 को जोड़ रहे हैं, तो क्यों तोड़े? तो जहां आपको सेम बॉन्ड चाहिए होगा वहां आप कुछ नहीं करोगे। आपको इसे जरूर तोड़ना होगा। सुन लिया? जोड़ना नहीं, जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए सेम एनर्जी। जितनी यहां 4y लगी थी, 4y जोड़ने के लिए लगी। तो अगर 2 को तोड़ते तो 2y लगती, तो बनाने के लिए भी 2y ही लगी। ठीक हो गया? इसका मतलब आपने इस डबल बॉन्ड को भी तो तोड़ा, तो आपने सिंगल बॉन्ड जोड़ा। मैं वो मेंशन कर रहा हूं कहां कहां बॉन्ड एनर्जी का रेलेवेंस है। इसका मतलब यहां 4y है तो वहां 6y है, तो छोड़ दो, 4 तो वही बॉन्ड है जो पहले भी थे। इसका मतलब हुआ आपके पास आपने एक डबल बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक हो गया? और आपको एक HH बॉन्ड भी तोड़ना है, जिसके लिए एनर्जी लग गई Z। इस तरह से X प्लस Z एनर्जी आपको रिएक्टेंट में लग गई, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं, माइनस प्रोडक्ट में क्या क्या हुआ? CC बॉन्ड की एनर्जी A है जी, तो मैं कह दूं कि प्रोडक्ट में A प्लस 2y है। बोलो जी। और यहां से जो डेल्टा H आया वही एंथैल्पी का ओरिजिन है। हो सकता है जितनी तोड़ने के लिए लगी हो उतनी ही जोड़ने के लिए लगी हो। जोड़ते हुए एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन। X और Y आके XY बनाया, इट मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड। XY को तोड़ा, X और Y में एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज देयर। बोला मैंने, अगर आप सुबह 10 सीढ़ियां उतर के आए हो तो शाम को 20 नहीं हो जाएंगी। जितनी उतरते हुए एनर्जी रिलीज हुई होगी, शाम को उतनी चढ़नी पड़ेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शुड बी मेंटेन्ड। मींस अगर आप CH पर बॉन्ड एनर्जी देखोगे तो वो तोड़ने के लिए भी उतनी है। और क्योंकि मैंने कल भी आपसे ये बात की कि अगर आप वीक एसिड लोगे और वीक बेस लोगे, दोनों को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज
that money can neither be created nor can be destroyed. But can be converted from one form to another. तुम चिप्स ले लो, कुरकुरे ले लो, टूथपेस्ट ले लो, आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहे हो. ऐसा तो नहीं कि तेरे पास आज पैसे नहीं थे घर में, पापा थोड़ा छापो, ऐसा है नहीं है ना. तो फिर ऐसा क्यों? जब मैंने ये कहा तो तू बड़े संशय में थी, कुछ गलत बोल रहा है ये. मनी कैन बी क्रिएटेड, हाउ दैट कैन बी क्रिएटेड, बता दे. फिर हम इतना क्यों पचड़ा कर रहे हैं, सीधा ही वो मशीन ले आएंगे. है कमा सकते हैं, कहां से आएगा? तुम अभी छोटे हो, इन बातों को नहीं समझोगे. जब आप काम करोगे ना, ठीक है, तो आप किसी ना किसी का शेयर खा रहे होंगे, आपके लिए नई मशीन नहीं लगाई जाएगी. कुछ समझे? मनी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. समृद्धि के पास 1 करोड़ रुपए आया, बोले बहुत ठंडे आग. ये देखो, सीजन कह रही है कि हाँ उसमें क्या हुआ, उसका पैसा है, उसका पैसा है, जला सकती है, वो जला सकती है ना. कुछ लोग हाँ कर रहे हैं, कहते उसका पैसा है, वे जला सकती है. ये देखो दीक्षित तो वहां से हाँ कहता उसमें क्या हुआ, भाई पैसा उसका है, उसका पैसा कहां से हो गया? आपको क्या लगता है कि जो मेरे पास पैसा मेरा है? अगर पर इसमें टाइम लग जाएगा. पर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे बैच में बात हो रही थी, सर ऐसा होता है. मैं कहा ऐसा ही होता है. ये नहीं होता कि जी हम भाई पूरा इंडिया यहां बैठा हुआ है, इनको दे दिया कि तुम जो है 50 लाख रुपए दे दिए, तुम्हारे को ले लो. 50 लाख में से 40 लाख मोटू के पास आ गए. ये आज फ्रस्ट्रेटेड था, इसने चूल्हे में आग जलाई देख करके. Would you count him a criminal? You are very much wrong. He is a criminal. He is a criminal. सुना? समझे कुछ बात? Because इतने लोगों के लिए सिर्फ अब 10 लाख बचा, हाहाकार मच जाएगा. 10 लाख में से अंबानी बैठा हुआ यहां, 9 लाख इसका है, बाकियों के लिए कितना बचा? उसमें से बड़ी तगड़ी नौकरी करती है, 90,000 इसको दे दो, बाकियों के पास कितना बचा? तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी. सुना? डोंट थिंक सो कि ध्रुव ने फीस दी और रमेश अवस्थर गए, झोले भरे और घर को ले गए. तो मैं एक बैच में बात कर रहा था तो कहते सर ऐसे ही होता है. मैं कहा ओ भाई, आप लोगों की लाइफ या जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी लाइफ स्मूथ लाइफ होती है, हमारी लाइफ ऐसी होती है. अभी यहाँ हूँ, पता नहीं घर में कौन आ जाएगा ढूंढने के, देखो इसके पास कहीं पैसा तो नहीं रखा. पैसा टू पुट कैश एज अ businessman, as a government employee or as any category of person is a crime. सुना? अगर अभी कोई मेरे घर में चला जाए ना और उसको वहाँ 20,000 कैश भी मिल जाए तो कल अखबार के पहले पेज पे होगा. सुना? विद्यापीठ का डायरेक्टर करेंसी चोरी करता हुआ पकड़ा गया. बात तो बाद में पूछेंगे, वो पहले तो बोलेंगे इधर आओ आप, ये बताओ ये 20,000 कहाँ से है? अगर मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है ना, इसका मतलब ब्लैक मनी. ब्लैक मनी क्या होता है? द मनी हु इज नॉट इन सर्कुलेशन. समझ में आया बात? तो इसलिए कहा
आप भैये को दे रहे हो, भैया आगे दे रहा, घूम तो इधर ही रहा है ना वो, इसलिए फॉरेन करेंसी कैरी करना क्राइम है। और क्या है, बंदा वहां से डॉलर उठा के यहाँ ले आया, वहां सर्कुलेशन खत्म होगी ना। अब ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगी। द सेम इज फ्रॉम हियर। एक बंदा वो अरबोपति था, बोले आज तो मैं आग सेकूंगा, देखते हैं कौन क्या करता है मेरा। खत्म कर दिया ना उसने सब कुछ। तो जब भी कुछ एडअप होता है तो वो लीगली एडअप होता है कि हम इंडिया की करेंसी इकोनॉमी में इतना ऐड कर रहे हैं, एंड दैट मनी विल बी सर्कुलेटेड। दैट्स व्हाई द डिमोनेटाइजेशन वाज डन, कि लोगों ने घर में छुपाया हुआ है। सुना, तो घर में छुपाया हुआ है तो कैश जब बाहर निकलेगा, तो अखबारों में इतनी बड़ी सुर्खियां थी, अब आप समझेंगे जब पीछे कभी देखोगे कि इतने करोड़ की इकोनॉमी थी, जब लग इकट्ठा करने वो आ गया उससे ज़्यादा। बोलो कहाँ से आया हो, इसका मतलब कोई छाप रहा था। सुना, सो मनी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। नॉट डिस्ट्रॉयड लाइक दिस के जी पूरा लग रहा है 100 रुपये में फाड़ रहा हूँ। 100 रुपये फाड़ना मतलब वो उस सर्कुलेशन से बाहर हो गया, समझो। तो मैं ये बात बोला था तो कुछ बोलने लगे, हाँ सर आपके तो मज़े, देखो इतनी फीस आती है और मैं आप घर में, मैं नहीं, मेरे साथ वो सर भी, हम दोनों झोले भर के घर ले जाते। नहीं सर तो ऐसे तो होता है। मैं कहा अब तुम +2 में हो गए, थोड़े समझदार बनो। वी आर एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपकी अगर 50,000 फीस आती है तो इससे पहले कि हमें कुछ मिले, सीधे का सीधा 18% मीन्स 9,000 गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो हम सुबह सुबह 6 बजे गवर्नमेंट को कमाने के लिए तो आ रहे हैं, विच इज कॉल्ड GST। सुना, और पिछले साल आपने एक सुर्खियां पड़ी होंगी, शिमला का ही कोचिंग, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, फिर उनकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, कि 35 लाख रुपए फाइन हुआ। ठीक है, जब से खुला था तब से GST नहीं दिया। ठीक है, अब 50 में से आपने 9,000 घटा दिया, कितना रह गया, 41,000। दैट विल बी गोइंग to our teachers, to us as salaries. So there are around 26-27 people. And don't think the people who are teaching you, they are less paid, they are highly paid. 80,000, 90,000 भी salaries हैं कुछ एक। सुना, अब जब उसको सैलरी मिली, उसने अपने अकाउंट में डाली, गवर्नमेंट मेरे को कहती है 30% भाई साहब हमारा है। सुना, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। 30 और 18 कितना हो गया, सिर्फ 48 का मतलब आपने 50,000 दिया और हम तक पहुंचा 25,000 से कम। दिस हाउ द सिस्टम वर्क। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो तुम 6 महीने बाद बोले सर से मिलने जा आते हैं, और सर रमेश सर जेल में हैं, वहीं मिलते हैं। थोड़ा अब मुझे समझ में आ जाएगा कि आप समझ सकते हैं कि मनी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉ कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप उसका कुछ खरीद सकते हो बट वो सर्कुलेशन में वही है। दैट इज लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बीच ने किसी ने कुछ किया तो ही और शी इज अ क्रिमिनल, वो क्रिमिनल के उसमें आएगा। कुछ थोड़ा सा तो समझे होंगे, समझ जाएंगे, जब बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। अगर कुछ अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो समझने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि आप अगर 57.3 एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई थी जब एसिड और बेस रिएक्ट करे थे, तो किसी वीक एसिड और किसी वीक बेस को रिएक्ट करवाने के लिए हम उससे ऊपर कहां से लाएंगे भाई? इट मीन्स दैट विल बी प्लस 57.3। हमारी लिमिट उतनी है, एक्सेप्ट फॉर HF, जिसमें मैंने कहा था दैट इज द एसिड विद हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और कहा जाता है कि उसकी हाइड्रेशन है। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा मेरे पास है नहीं तो मैं बात करता उस बेसिस पर। आइए आगे और
बात कर रहे थे हम इसकी। इसका मतलब मैं कह रहा था कि आप ये मत समझिए कि रिएक्टेंट का CH बॉन्ड है और वो प्रोडक्ट का CH बॉन्ड है। बोला तो सही है अभी। अगर आप 10 रुपए का कुरकुरे ले रहे हो तो भाई वो 10 रुपए की इकोनॉमी आई है, बिल में लिखा हुआ कि 10 रुपए का है, का मतलब हुआ कि आपने किसी दूसरे को देना है तो भी आप 10 रुपए का, वो लाला दे सकता है किसी को, उसको शायद हो सकता है उसको 9.5 का आया हो, क्योंकि वो जो थोक विक्रेता है अल्टीमेटली सर्कुलेशन, पैसा तो वही है ना, एक के पास नहीं तो दूसरे के पास है। का मतलब हुआ कि अगर CH यहां Y है तो वहां भी Y है। इसका मतलब हुआ यहां से हमें पता लगेगा कि क्या वो डेल्टा H नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फटाफट से न्यूमेरिकल करो। बॉन्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल में बिगनिंग में आपने क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर लिखना है जिसकी भी बॉन्ड की बात हो रही होगी। ये एक ऐसा इकलौता फॉर्मूला है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जिसमें आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे। क्लियर हो गया। ये इकलौता फॉर्मूला है जिसमें आप बॉन्ड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर मेकिंग लिखोगे। बॉन्ड एनर्जी ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड एनर्जी क्या मेकिंग, दैट विल बी डेल्टा H। शुरू क्या करना क्वेश्चन, जब हमने उस क्वेश्चन को किया तो जो ऊपर लिखा है कंडेंस्ड, उसको हम कंडेंस्ड नहीं रहने देंगे क्योंकि हमें फिर पता नहीं लगेगा ना। यहां पूरा स्ट्रक्चर लिखना है आपने बिगनिंग में, बाद में आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। इसका मतलब हुआ CH प्लस 3O डबल बॉन्ड O, यस नो, गिविंग राइज टू 2, अगर मैं अभी बिना स्ट्रक्चर के लिख दूं ना कुछ तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी, प्लस 2 का मतलब हुआ CH बॉन्ड इज 414 इंटू 4 प्लस 619 प्लस 3 इंटू 499। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। is 4 into 724 plus 4 into 460, then is bond energy of reactant minus bond energy of product। क्लियर हो गया या नहीं? ठीक हो गया। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता तो आपको यह समझ नहीं आता कि 4 क्यों लिखा, क्योंकि HO बॉन्ड 1 में 2 हैं तो 2 मोल में 4 हुए, CO बॉन्ड 1 में 2 हैं तो 2 में कर लोगे। दिस माइनस दिस इज डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी फॉर रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर मेकिंग। क्लियर हो गया जी? आइए आगे।
ये बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जैसा आपने अभी किया, ये भी उसी के, ये बहुत सिंपल है। रेजोनेंस एनर्जी का पहले करवा चुका हूं आपको, व्हेन वी डिड केमिकल बॉन्डिंग, कि एक एक्चुअल एनर्जी होती है, यहां डाटा देख लीजिए, कह रहा है रेजोनेंस एनर्जी N2O की निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2O की निकालनी है ना, तो आप क्या करो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड N, ये डबल लग गया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड एनर्जी ऑफ NO बॉन्ड दी हुई है, आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, कहता फॉर्मेशन की एनर्जी 82 है, दे दी एक वैल्यू, दूसरी निकालो। जब आप दूसरी वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू और उसमें जो डिफरेंस होगा दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। समझ रहे हो बात या नहीं? इसके लिए आपको उधर बेंजीन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड आउट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, दिया हुआ था मेरे ख्याल, बाकी तुम देख लो। अब हमें पता नहीं है कि C7H8 में रेजोनेंस है कि नहीं है, वो एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि देखो भाई ये डाटा दिया हुआ है, तुम यहां से इसकी रेजोनेंस एनर्जी निकालो। उसने क्या किया, एक वैल्यू आपको दे दी ना, दूसरी बोला इसे डाटे से निकालो। अगर डाटे से भी वही वैल्यू निकलती है इसका मतलब कोई रेजोनेंस नहीं है, अगर डाटे से अलग वैल्यू निकलती है इसका मतलब है कि वहां रेजोनेंस है। यस और नो? सो दिस इज फ्रॉम रेजोनेंस एनर्जी। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है CCl4 का। तो अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो बॉन्ड एनर्जी, जब आप किसी को तोड़ते हो तो उसको तोड़ने के लिए बहुत हाई हीट देनी पड़ती है, और उतनी हाई हीट में आप समझो कि आपने HH को तोड़ा, HH बॉन्ड एनर्जी, तो आप क्या इस बात को समझ सकते हो कि HH को जब आपने तोड़ा तो प्रोडक्ट में H2 नहीं हो सकता, क्योंकि वो एनर्जी उन दोनों को मिलने ही नहीं देगी। आपने CH4 को बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी, उससे अगर वो C ग्रेफाइट था, अब वो C गैसियस बन गया, आप एनर्जी जो दे रहे हो। अगर वहां H4 थे, वो आगे जाके कभी H2 नहीं बना सकते, इतनी हाई हीट में HH बॉन्ड कैसे रहेगा? इट मीन्स किसी को जब आप बॉन्ड एनर्जी देते हो, वी ऑलवेज गेट all the constituent of that molecule in gaseous atomic form। एनसीईआरटी में राइट साइड में CCl4 का क्वेश्चन दिया हुआ है। का मतलब हुआ जब आपने CH4 को तोड़ा तो C गैस और 4H गैस बने, पर H2 नहीं बना। आपने C2H6 को तोड़ा तो 2C गैस बना, 6H गैस बना, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल्स की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेटलिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। क्लियर होगी बात? अब ये डायरेक्टली तो आपके काम नहीं आएगा, पर इनडायरेक्टली काम आएगा। कैसे? के बीच में कहीं आपको ग्रेफाइट की सब्लिमेशन की वैल्यू दी हुई है। सब्लिमेशन मीन्स कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन गैस। आप उधर देखिए कि X1, X2, X3 का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जब आप करेंगे आपको पता लग जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, क्या लिखा है आगे? पर मोल मीन्स एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम। क्यों? मैंने बताया आपको, मॉलिक्यूल नहीं बना सकता क्योंकि वहां हीट ज्यादा। द एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर हो गया? आपको बोला कि व्हेन 1 मोल ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड HCl में है, वाटर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, 1 मोल ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड और डिसोल्यूशन इन वाटर स्प्लिट टू प्रोड्यूस आयंस।
हाइड्रेशन एनर्जी ने उसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया. द एंथैल्पी चेंज अकॉम्पनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड इज ऑल्सो इनटेंसिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब हुआ अगर हम असाइनमेंट का वो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 20, तो आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा और अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो जाएगा. कहता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज 68 किलो कैलोरी, देन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव इज. इसका मतलब हुआ ये कह रहा है कि कि आप जब न्यूट्रलाइजेशन करते हो तो आप क्या करते हो, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव को काय में कन्वर्ट करते हो, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट करते हो. ठीक हो गया. एंड विदाउट एनी हेजिटेशन द डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -13.6 किलो कैलोरी पर मोल. वो दे रहा है, पर यहां उसने क्या वैल्यू दी है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड फ्रॉम H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. इसका मतलब उसने जो वैल्यू होनी क्या चाहिए आपने लिख लिया, उसने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू क्या है, -68 किलो कैलोरी पर मोल. यस और नो? किसकी? हाँ यस ध्रुव, कुछ बोल रहे थे आप, गलत बोल रहे हो. फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, OH नेगेटिव दिया है ना. अभी क्या पढ़ाया, मैं कहूं कि what will be enthalpy of formation of H positive if HCl is given. इसका मतलब हुआ मैं बोल रहा हूं कि HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बन रहा है. वो बोल रहा है कि वाटर फॉर्म हुआ कहाँ हुआ, अगर वाटर फॉर्म कहीं हुआ तो OH नेगेटिव की वैल्यू बताओ. का मतलब हुआ OH नेगेटिव से तो वाटर एक की जगह बनता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. इसका मतलब हुआ दिस डेल्टा H इज -68 किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में आपको किसकी निकालनी है, OH नेगेटिव की, तो H पॉजिटिव की कितनी होगी, 13.7. स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 13.7 है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास -68 टोटल वैल्यू है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी होती है, दैट इज -13.7 किलो कैलोरी पर मोल भी बोल सकता हूं इस टाइम, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं बोला कि कौन एसिड है कौन बेस है. am I right? इसका मतलब हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या हो जाएगी, -68 प्लस 13.7, that will be equal to the enthalpy of formation of OH negative. हाँ तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव स्टैंडर्ड वैल्यू, कोई भी स्ट्रांग एसिड है स्ट्रांग बेस है क्या होगी, वो तो आप किसी के लिए पुट कर सकते हो ना, पर वो स्टैंडर्ड वैल्यू H पॉजिटिव के लिए है तो OH नेगेटिव की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस. अगर OH नेगेटिव की ये पुट कर रहे हो तो H पॉजिटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस. The amount of enthalpy change, that this is heat of hydrogenation which we have done.